नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजा मने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तो भाई मैंने आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था. आप लोगों का 9th स्टैंडर्ड के जो मेरे बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, भाई किसी किसी को पसंद नहीं आता है मैं बच्चे बोलती हूँ, तो भाई जब हम लोग छोटे नहीं हैं, अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, अभी हमें आप स्टूडेंट बोला करो. भाई ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन कितने भी बड़े हो जाओ तुम लोग हमारे लिए तो बच्चे ही रहने वाले हो. एनीवेज भाई, स्टूडेंट्स जो है ना, उन लोगों ने मुझे कहा है पार्ट 2 बनाने के लिए. मुझे ऐसा लगा कि मैंने पार्ट 2 बना दिया है, लेकिन मैंने नहीं बनाया है. अभी मैंने ढूंढा है लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैं अभी बना रही हूँ आप लोग के लिए पार्ट 2. तो भाई हम लोगों ने जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी का जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया हुआ था. अगर आप जो आज पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, और उन बच्चों ने भाई अगर नहीं देखा है पार्ट 1, तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखिएगा. फिर उसके बाद ही ये जो मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पार्ट 2, तो आप बाद में ही देखिएगा. ओके, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? फर्स्ट स्टेज 1947 टू 1990. ठीक है, तो इंडिया हैड ऑल्सो प्रूव्ड हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो थी वो प्रूव की थी सारी दुनिया के सामने. फ्रॉम 1980 हाउएवर सम चेंजेस बिगेन टू टेक प्लेस. और उसके बाद 1980 से कुछ ऐसे बदलाव हमारे देश में आने लगे. इन ऑर्डर टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमॉन्ग साउथ एशियन कंट्रीज. अभी किसके साथ वो लोग अपने रिलेशन डेवलप करने लगे. जैसे साउथ एशियन कंट्रीज है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC. अभी आप लोगों को एग्जाम में है ना, SAARC का फुल फॉर्म लिखो बोलेंगे, तो फिर आप बोलेंगे अरे भाई ये SAARC सार्क बोले तो क्या है. तो इसका फुल फॉर्म ये जो है ना बच्चों, जरा याद करके रख लेना. ठीक है. इंडिया इनिशिएटेड अ डायलॉग टू इम्प्रूव रिलेशन विथ चाइना. और इंडिया ने चाइना के साथ भी अपना रिलेशन अच्छा करने की कोशिश की, उसके लिए बातचीत की उन लोगों ने. इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड इंटरेक्शन विथ अमेरिका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी. और फिर इंडिया जो था उसने अमेरिका से भी अपना इंटरेक्शन बढ़ाया. ठीक है, यानी मेलजोल बातचीत वो बढ़ाई. फिर उन्होंने उन्हें अपनी देश की सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन करने के लिए कहा. अगर समझो एक ऐसा होता है, जैसे कोई देश है, अभी जैसे समझो फॉर एग्जांपल चाइना. अगर चाइना ने ऐसे डिसाइड किया कि मैं इंडिया के साथ वॉर करूंगा, तो कैसे होता है, चाइना पाकिस्तान एक हो जाते हैं. फिर हमारे साथ कौन, तो अमेरिका से हम लोगों ने इंटरेक्शन करके रखा हुआ है, और उन लोगों से हमने ऑलरेडी बात करके रखा हुआ है कि भाई ऐसे कुछ हो जाए तो आप हमें हर फील्ड में मदद करना. एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को. ठीक है, ओवरऑल आप हमें कोऑपरेट कीजिएगा, ऐसे कहा. अभी फर्स्ट स्टेज जो है 1947 टू 1990, इंडिया एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कोल्ड वॉर. अभी कोल्ड वॉर यानी क्या होता है, जिसमें मारा मारी नहीं होती है. ठीक है, किसी को मारा नहीं जाता है, उसे कहते हैं कोल्ड वॉर. अभी जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया. अभी कोल्ड वॉर के लिए मैं क्या एग्जांपल दूँ तुम लोगों को, जिसमें मारा मारी नहीं होती है, लेकिन आपस में उन लोगों की तू में होती रहती है. दो देशों के बीच में भी तू में होती रहती है. एज अ रिजल्ट, priority was given to maintaining friendly relations with all nations and to taking the help required for development from different countries. फिर आखिरकार ऐसे तय किया उन्होंने, प्रायोरिटी किस बात को दी
कि उन लोगों ने क्या किया कि भाई क्या करेंगे, हम लोग आपस में जो दूसरे कंट्रीज है उन लोगों से क्या रखेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए तभी इन कंट्रीज का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट due to the policy of non-alignment, India could get aid from both the super powers। तो इसके लिए इंडिया जो था वो सुपर पावर्स में गिना जाने लगा। तो वो किसी से झगड़ा भी नहीं करता था और फिर किसी से तू मैं भी नहीं करता था। तो वो अपना शांति से वो अपने देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहा था और वो उसे सबसे फ्रेंडली रिलेशंस रखना था दूसरे कंट्रीज के साथ, और ज़रूरत पड़े तो कुछ हमारे डेवलपमेंट के लिए उन कंट्रीज का हम लोग हेल्प लेंगे। ये उन लोगों का फॉर्मूला था दूसरे कंट्रीज के साथ में। देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस। एक्चुअली ये जो हमारे देश का जो डिफेंस है, इंडिया डिफेंस को मजबूत बनाना, बहुत ही इम्प्रूव करना बहुत ही स्ट्रेस का काम था। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमारी सिक्योरिटी देखेंगे, है ना। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉज इम्पोर्टेड, और इसके लिए क्या जरूरी है, टेक्नोलॉजी यूज करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सोवियत यूनियन, फ्रांस एंड जर्मनी हेल्प्ड इंडिया इन दिस मैटर। तो इसमें हम लोगों को टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हम लोगों को किसने हेल्प किया, सोवियत यूनियन, फ्रांस एंड जर्मनी, उसने हम लोगों को इस मामले में बहुत हेल्प किया। इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस सम चैलेंजेस, और इस पीरियड में इंडिया को कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। These included the conflict with Pakistan, creation of Bangladesh and conflict with China। तो अभी उसमें क्या क्या इंक्लूड थे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी जो ये लड़ाई है, जो इन लोगों की जो फाइट है, झगड़े है, वो किसके साथ थे, पाकिस्तान जो अभी भी है हम लोग का, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश जो बांग्लादेश को अलग कर दिया था उसके लिए, एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना, और चाइना के साथ भी तभी से ही ये सब चल रहा है, अभी तक चल रहा है। इंडिया प्रूव्ड हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इंडिया ने ये जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो सक्सेसफुली पास किया था, उसके बाद से हमारी जो इंडिया थी ना वो भी पावरफुल देशों में गिने जाने लगी, और उन्होंने भी प्रूव किया न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेस करके कभी 1974 में। कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो उन्होंने, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। His stand was that India should independently understand the global और international affairs। अभी इंडिया जो है वो जो भी फॉरेन अफेयर्स के बारे में जानकारी लेगी तो वो इंडिपेंडेंटली लेगी, क्योंकि इतने धक्के खा चुके थे ना हम लोग, ब्रिटिश आ गई थी, फिर कौन कौन आके गया हमारे देश में, जो हमारा सोने का पिंजरा था हमारा भारत देश, उसको सब लूट के लेकर गए लोग, है ना। तो हमारा जो कोहिनूर का जो हीरा है ना बच्चों, वो कोहिनूर का हीरा जो है वो एलिजाबेथ के ताज में है, देखो वो रानी एलिजाबेथ के ताज में है। वो अगर हीरा बेचेंगे ना तो इतना वो कॉस्टली है ना हीरा जो हमारे देश से लेके गए वो लोग, तो वो इतना कॉस्टली है ना कि सारी दुनिया के लोगों को हम लोग फ्री में 2.5 दिन का खाना खिला सकते हैं, इतना उसका रेट है। देश का नहीं बोल रही हूँ मैं, पूरी दुनिया के लोगों का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इतना वो कॉस्टली हीरा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे इंडिपेंडेंटली लेंगे।
ही फॉलोड अप विद द पॉलिसी ऑफ पीस, और उन्होंने पीस को ही फॉलो किया है हमेशा। और हमारा देश, कभी तुम लोगों ने सुना है कि इंडिया ने इस देश के ऊपर हमला किया, इंडिया ने उस देश के ऊपर हमला किया? कभी ऐसे सुना है तुम लोगों ने? आज तक कभी नहीं। हमारा इंडिया सबसे सेफ और सबसे डिसेंट कंट्री है सारे वर्ल्ड में, ठीक है? तो कभी भी किसी के आड़े आता नहीं है और किसी को आड़े आने देता नहीं है अभी, ठीक है? तो सबसे बेस्ट कंट्री कोई है तो वो है इंडिया। हम लोग हमारे इसमें बहुत खुश है भाई, हमें किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ऐसा है। और तुम लोग को पता है जो फॉरेन में जो लोग रहते हैं, इवन चाइना के लोग, उन लोगों का क्या मानना है मालूम है? जो लोग बहुत पुण्य करते हैं ना, उन लोगों को ही इंडिया में जन्म मिलता है। तो वो लोग ऐसे मानते हैं कि अगर इस जन्म में हम लोग अच्छा पुण्य करेंगे तो अगला जन्म हम लोगों को इंडिया में ही मिलेगा। देखो भाई, लोग अगला जन्म इंडिया में लेने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और हम लोगों कितने हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोगों का जन्म इंडिया में हुआ है। तो हम लोगों को कितना खुश होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए हम लोग के देश के लिए, है क्या नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारा जनरल नॉलेज देती हूँ मैं तुम लोगों को, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम लोग को अगले साल सब यही आने वाला है बच्चों। अभी सेकंड स्टेज जो था वो 1991 टिल डेट, यानी आज तक का। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक इन द सेकंड स्टेज। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड द प्रायोरिटी नो लॉन्गर remained to political and military relations। अभी ये जो कोल्ड वॉर जो हो रहे थे सेकेंड स्टेज में, तो उसमें भी उन लोगों ने क्या किया था? हमारे जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर कुछ भी उन लोगों ने धक्का लगने को नहीं दिया था। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड the priority no longer remained to political and military relations. Several other dimensions like economy, trade, education and technology got included in foreign policy. Okay, जो पहले होता था ना, क्या होता था? उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री को ही वो लोग सिक्योर करते थे, लेकिन अभी वो लोग क्या करने लगे, उसके साथ साथ जो अदर डायमेंशंस जो थे, जैसे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जो है, हमारे देश के पैसे का जो कंडीशन है वो, ट्रेड व्यापार जो है, एजुकेशन जो है, और ये जो टेक्नोलॉजी है, गॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसीज में इन्हें भी इंक्लूड किया गया। अंडरलाइन करना इसको, ये एग्जाम क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है तुम लोगों को कि मिलिट्री और पॉलिटिक्स के अलावा और क्या क्या ऐड किया गया फॉरेन पॉलिसीज में। तो इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, व्यापार, एजुकेशन शिक्षण एंड टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान को भी उसमें फॉरेन पॉलिसीज में इंक्लूड किया गया। आफ्टर 1991 India reduced the government controls over the economy and adopted the free market policy। अभी इंडिया जो था उसने क्या एडॉप्ट किया? फ्री मार्केट पॉलिसी एडॉप्ट किया। Naturally there was an increase in trade with neighboring countries, और इसकी वजह से हमारा जो बाजू की जो देश थे, नेबरिंग कंट्रीज जो थे, उनके साथ हम लोगों का जो व्यापार है, ट्रेड जो है, वो बढ़ गया। Naturally, there was an increase in trade with neighboring countries. Our share in world trade increased, और इसकी वजह से हम लोगों का जो व्यापार था वो सारी दुनिया से शेयर करने लगा। ठीक है, अभी कैसे होता है व्यापार? अभी जैसे इंडिया में, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर यहाँ पर कॉटन जो है बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ का जो रॉ कॉटन होता है वो लोगों को हम लोग वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से जो कपड़ा बनेगा
वो हम लोग फिर उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ज्यादा आता है वो हम लोग उन्हें देंगे, जिस कंट्रीज में वो नहीं है, जैसे चावल है बाहर की कंट्रीज में नहीं है तो हम उन्हें चावल प्रोवाइड करेंगे, और वहां का जो कोई भी चीज है जो यहाँ पर हमें नहीं मिलता है तो वो हम लोग उनसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट यानी बाहर के देश से मंगाना, और एक्सपोर्ट यानी हमारे देश से फॉरेन कंट्रीज में कोई भी चीज भेजना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा सारी दुनिया के साथ जो व्यवहार था, व्यापार था, वो बढ़ गया। एफर्ट्स बिगेन टू बी मेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये जो एफर्ट लिया ना, इससे क्या हो गया, हम लोगों के जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो अच्छी हो गई, उसमें बहुत सारी बढ़ोतरी होने लगी। कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान। आई थिंक मैंने इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये लेसन होने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कर देने वाली हूँ। तो भाई फटाफट सब्सक्राइब करना, बेल आइकन टैप करना और लाइक करो भाई। देखो कितने व्यूज उतने लाइक्स आएंगे ना तो ही मैं क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूंगी। देखो अभी मैं भी ऐसे ही करूंगी तुम लोग के साथ, चीटर लोग एक नंबर के। एनीवेज, in the decade after 1990, our relations with the South Asian countries like Singapore, Thailand, Vietnam, etc. became stronger. और 1990 के बाद हमारे जो रिलेशंस थे साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एटसेट्रा के साथ मजबूत होते गए। Our trade exchange with Israel, Japan, China and European Union increased, और हम लोग का जो व्यापार था ना एक्सचेंज होने लगा। देखो जिसे भी यहाँ पर चाइना के हर चीज आती थी, पता है तुम लोगों को, चाइनीज हम लोग चीजें खरीदते थे, सस्ती सस्ती मिलती है करके। एक्चुअली हेल्थ के लिए वो बहुत ही हार्मफुल होती है, कोई गारंटी नहीं होती उसकी, है ना, फिर भी हम लोग खरीदते क्यों, क्योंकि सस्ता मिलता है इसके लिए। तो अभी वो भी तो बंद हो गया है और खरीदना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। कितना नुकसान हो गया है हम लोगों का उन लोगों की वजह से। ये जो लॉकडाउन में बैठे हैं ना हम लोग, उन लोगों की मेहरबानी है क्या नहीं? हाँ हाँ बोलो हाँ। नाउ इंडिया बिगेन टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल एंड रीजनल लेवल्स मोर देन बिफोर। अभी क्या हो गया, हमारी जो इंडिया है ना अभी इंटरनेशनल लेवल पर पार्ट लेने लगी। इंटरनेशनल लेवल पे वो, इसके पहले आज तक कभी इंडिया इतने लेवल पे नहीं गई थी जो अभी है हमारा देश 1990 के बाद। फॉर एग्जाम्पल G20 एंड BRICS ब्रिक्स मीन, उसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो भाई ये भी है ना ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी प्लीज याद करके रखना। जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आप लोगों को दिए गए हैं ना लेसन्स में, उसके फुल फॉर्म्स वो है ना बच्चों याद करके रखना आप लोग, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में वो लोग पूछते हैं एक एक मार्क के लिए कि इसका फुल फॉर्म लिखो करके। लेट्स डू इट। There are a lot of similarities between India and America. For example, both are democracies. Find more such similarities and prepare a project on it. ये आपको स्कूल में से दिया जाएगा। Our relations with America strengthened, mutual trust grew. अभी हम लोगों का जो रिश्ता था अमेरिका के साथ मजबूत होने लगा और उन दोनों में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। इंडिया स्टेटस रोज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी हमारी जो इंडिया का भी जो स्टेटस था इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ते जा रहा था। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अंडरलाइन करो इसको। तो भाई देखो, सिर्फ एक न्यूक्लियर बनाने से
कितना फर्क पड़ गया है हमारे देश के सिक्योरिटी में। अपना देश सिक्योर हो जाने की वजह से जो दूसरे देश के भी लोग हैं वो लोग भी हमसे थोड़ा डर के रहते हैं कि भाई हाँ, इन लोगों के पास भी वो सब है सिक्योरिटी। इसके लिए क्या होता है, फिर रिलेशंस डेवलप होने लगते हैं, फिर ट्रेड होता है, अच्छा रिलेशंस डेवलप होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था हमारा पॉलिसी जो थी, न्यूक्लियर की जो पॉलिसी थी वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी। You must have studied the meaning of nuclear energy and its uses in subject like history, geography and chemistry। इसमें तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो having understood the importance of nuclear power, India undertook the nuclear energy program immediately after independence। तो जैसे ही न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चला हमारे इंडिया को, उन लोगों ने तुरंत ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो था उसे हमारे देश में एस्टैब्लिश कर दिया। तुरंत ही उन लोगों ने उसके पीछे वो लोग लग गए। फॉर दिस वी एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो उसके लिए उन लोगों ने तुरंत ही इंडिया एटॉमिक कमीशन लॉन्च कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। The first chairman of the Indian Atomic Energy Commission was Dr. Homi Bhabha। अंडरलाइन करना, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है आप लोगों को, और आंसर इन वन सेंटेंस में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ओके। Even through electricity generation was the main purpose behind the program। तो ये जो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी है उसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है। अभी जो भी हम लोगों के इधर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वहाँ से भी होती है। अपना न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है पता है ना तुम लोगों को? तारापुर में है अपना न्यूक्लियर प्लांट। ओके। Even through electricity generation was the main purpose behind the program, it also aimed at creating military capability। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी का भी था और फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की वजह से अपनी जो मिलिट्री भी है वो भी कैसे अपने आप को वो स्ट्रांग महसूस करने लगी थी। तो उन लोगों की भी जो कैपेबिलिटी थी वो बढ़ गई और उन लोगों को ट्रेन भी किया ना उसके लिए। यूज कोई भी चीज़ अगर लाते हैं हम लोग तो उसके लिए ट्रेनिंग तो लेना पड़ता है ना। As a consequence of this, India conducted her first nuclear test in 1974। अभी तो तुम लोगों को याद ही हो गया होगा कि 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ था। कौन सा? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ओके। इंडिया बिल्ट न्यूक्लियर वेपन्स एंड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। फिर उसके बाद 1998 में भी एक न्यूक्लियर टेस्ट लिया गया था, लेकिन फर्स्ट कभी लिया गया था? 1974 में। वी हैव ऑल्सो मेड मिसाइल्स कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अभी मिसाइल देखो तुम लोगों ने देखा रहेगा पिक्चर में वगैरह, जैसे भी ये आते हैं ना पिक्चर मिलिट्री के वगैरह, आप लोगों ने नहीं देखे रहेंगे तो देखना। तो उसमें कैसे वो एरोप्लेन में से ऐसे वो रॉकेट की जैसा नीचे फेंकते हैं ना, फिर वो ब्लास्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिसाइल्स कहते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियर मिसाइल्स भी उन लोगों ने तैयार किए हैं। Weapons and the Air Force and the Navy have been enabled for carrying them। तो एयर फोर्स में से कैसे वो लोग एरोप्लेन में से उसे फेंकते हैं, जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर वो मिसाइल्स जो है वो डाले जाते हैं। तो उन लोगों का जो ये रहता है, उन लोगों की जिधर वो सब हथियारें होती है वहाँ पर वो लोग मिसाइल डाल देते हैं तो सब उन लोग का नष्ट हो जाता है और लोग वीक हो जाते हैं फिर।
ओके। और फिर पानी नेवी वाले कैसे, जैसे जो सबमरीन होता है, पानी बोट बोलते हैं ना उसको, उसमें से भी वो लोग ऊपर पानी में से ऊपर की ओर वो मिसाइल फेंकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां पर उन्हें फेंकना होता है। डू यू नो न्यूक्लियर वेपन्स आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। तुम लोगों को पता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, हानिकारक है। Hence, it is necessary to make consistent efforts so that they are never used. इसके लिए इतनी कोशिश, इतना एफर्ट करना पड़ेगा कि उन्हें कभी भी यूज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। 2 treaties have been made to stop the spread of nuclear weapons. तो ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, रोकने के लिए उन लोगों ने 2 treaties बनाए। ठीक है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं ना, वैसे। तो फर्स्ट जो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NNPT, यानी न्यूक्लियर का टेस्ट नहीं करेंगे तुम लोग। ठीक है, बनाएंगे नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर बनाएंगे नहीं और टेस्ट करना भी अलाउड नहीं है। ऐसे इन लोगों ने 2 treaties बनाए और फिर साइन करने के लिए दिया उन लोगों ने, सब लोगों को, कि अभी तुम लोग भी ये साइन करो। ठीक है। तो एक तो न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं है, उसे बढ़ाना नहीं है हम लोगों को, न्यूक्लियर वेपन को। और फिर उन लोगों ने बना के रख लिया, उन लोगों के बन के हो गए, लेकिन दूसरी जो कंट्रीज है उन लोगों को नहीं बनाना है और फिर उसका टेस्ट भी नहीं करना है। सेकेंड जो ट्रीटी था वो टेस्ट नहीं करे, अभी टेस्ट करने को नहीं देंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, है ना। अभी हम लोगों ने वैक्सीन बनाया कोरोना का, तो उससे पहले कोई भी वैक्सीन अगर कोई दवाई बनाते हैं हम लोग, तो पहले उसको टेस्ट करके देखते हैं ना, वो एनिमल्स के ऊपर, फिर ट्राई करते 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 फिर इंसानों पर ट्राई करते हैं, फिर बाद में जब सब लोगों को फिर दिया जाता है वो वैक्सीन। जैसे बचपन से दी जाती है वैक्सीन, BCG है ना, हेपेटाइटिस है, तो अभी उसमें एक और ऐड हो गया है भाई, ये कोरोना वैक्सीन। तो इस तरह से कभी भी कोई भी चीज जो होती है उसके लिए टेस्ट करना जरूरी होता है। अगर न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और उसको टेस्ट करना है बैन है, तो फिर बना के क्या फायदा, फिर वो बनाए हैं वो सही है क्या नहीं क्या पता। तो ऐसे ही उन लोगों ने 2 treaties बनाए थे। इसके जो शॉर्ट फॉर्म उन्होंने दिए हैं ना, NNPT, NCTBT, तो उसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना। द कंडीशंस ऑफ both these treaties are of benefits to big nuclear powers and they put unfair restrictions on developing countries. अभी ये जो भी conditions उन लोगों ने लगाई हुई थी treaties की, तो अगर ये हम लोग साइन कर देते हैं तो ये जो कंट्रीज है वो लोग पावरफुल कंट्रीज कहलाई जाएंगी, क्योंकि उनके पास है बिग न्यूक्लियर पावर एंड दे पुट अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस, और वो इस तरह का दबाव तुम लोगों के ऊपर डालेंगे, फिर रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो लोग बढ़ने को नहीं देंगे, दूसरी कंट्रीज को डेवलप होने के लिए नहीं देंगे। देखो कितने चैप्टर लोग हैं वो लोग, है ना। तो the condition of both these treaties are of benefits to big nuclear powers and they put unfair restrictions on developing countries. Hence, India has not signed either of these treaties. इसके लिए ये इतना अनफेयर था, इसके लिए इंडिया ने इनकी जो ट्रीटी थी उसे साइन नहीं किया। India is now a country which has nuclear weapons. अभी इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर वेपन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जरा मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग। देखती हूँ सबसे पहले कौन कमेंट करता है। ठीक है, वी हैव एक्सेप्टेड द रोल ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। अभी जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि न्यूक्लियर जो पावर है उसे हम लोगों ने तैयार तो कर लिया है, लेकिन उसका केयर भी तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। खाली बना दिया और छोड़ दिया ऐसे थोड़ी चलता है।
तो हम लोगों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको केयर करने की। इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग एफर्ट्स ऑफ डिसआर्मामेंट्स। इंडिया जो है ना कभी भी मारामारी हथियार बढ़ाने में वो लोग ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं, बिकॉज इट इज इंडियाज पोजिशन दैट देयर शुड बी पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। क्योंकि इंडिया क्या चाहती है कि सारी दुनिया में पीस भी रहे और सिक्योरिटी भी रहे। हैविंग टेकन अ सर्वे ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन दिस वे, इस तरह से हम लोगों ने जब सब सर्वे कर लिया है फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज डिफेंस सिस्टम। अभी आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर तुम लोगों को आर्मी और नेवी में या एयरफोर्स में इंटरेस्ट है ना बच्चों, तो ये आप लोगों को लेसन्स जो है ना सिविक्स के बहुत काम में आएंगे और बहुत ही हेल्प करेंगे आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए। अगर हम लोग पूछते हैं ना किसी को, बेटा तो क्या बनना चाहता है, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो भी तो देखना पड़ेगा, है क्या नहीं। तो ये बेसिक नॉलेज जो है ना आप लोगों को इसीलिए दिया जाता है इस लेसन्स में से 1st to 10th स्टैंडर्ड तक स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, किसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, ओके। तो भाई इस तरह से ये जो लेसन है हम लोग का हो गया है कंप्लीट। तो अभी आप लोग क्या करोगे, लाइक करोगे। यस करेक्ट, लाइक करो, फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन टैप कर देना, तो आपको मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस एंड मेरे जो न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशंस। ठीक है, चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।